1999 में अमेरिका ने इतना बड़ा धोखा दिया भारत को, इसके बाद भी हम कुछ नहीं सीखे। अब देखो, जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए हैं तब से किसी ना किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते आए हैं, लेकिन दोनों देशों में कुछ सरकारें मामले को ठंडा करने की कोशिश करती हैं, वहीं कुछ सरकारें जानबूझकर मामले को और तूल पकड़ाती हैं। इन्हीं सब कारणों से 1948 में पहली जंग हुई, 1965 में पाकिस्तान के साथ दूसरी जंग हुई और फिर 1971 में फुल फ्लैज्ड वॉर हुई। और 71 के बाद भी अलग अलग कारणों से कॉन्फ्लिक्ट होते चले गए। कभी भारत अपने आप को आगे दिखाता तो कभी पाकिस्तान अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश करता रहा। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद एक खास दिन आया, 11 मई 1998, और इस दिन ने पूरी दुनिया के सामने भारत की परिभाषा बदल दी। इस दिन दुनिया भर की जियोग्राफिकल सर्वे लेबोरेटरीज ने 5.5 रिक्टर स्केल का कंपन, भूकंप महसूस किया। और ठीक शाम 6:30 में 7 रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री आवास से प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को संबोधित करते हुए कहा, टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि इस दिन के बाद से भारत भी दुनिया के गिने चुने परमाणु संपन्न देशों में शामिल हो गया। हालांकि बहुत सारे देशों ने आपत्ति भी जताई। अमेरिका ने तो कई सारे सैंक्शन भी लगा दिए कि हम भारत को ये नहीं देंगे, भारत को वो नहीं देंगे। भारत ने चुपके से, चोरी से परमाणु परीक्षण करके धोखा दिया है और इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार से बयान पूरी दुनिया से जारी होने लगे और हमारे बाजू वाले पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई कि अब हमारा क्या होगा। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल, रेडियो, टेलीविजन और अखबारों में भारत सुर्खियों में छाया हुआ था। तभी दूसरे दिन 13 मई 1998 को पोखरण में एक और धमाका हुआ, जिससे भारत के वैज्ञानिकों ने और पुष्टि कर ली कि भारत का न्यूक्लियर वेपन एकदम सॉलिड है। इसके बाद से कुछ दिनों तक लगातार अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश रोना गाना करते रहे कि भारत ने क्यों परमाणु परीक्षण कर लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री अटल जी ने मामले की नजाकत को ठीक से समझते हुए कि भारत की छवि दुनिया भर में आक्रामक न दिखे, इसलिए जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध और अच्छे करने की खुद से पहल की, ताकि पाकिस्तान की धड़कनें थोड़ी कम हो सके और दुनिया को एक मैसेज जाए कि भारत आक्रामक नहीं है, भारत पहला हमला किसी पर नहीं करेगा। सेल्फ डिफेंस के लिए भारत ने परमाणु हथियार बनाया है। इसलिए अटल जी ने फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर द दिल्ली लाहौर बस सर्विस शुरू किया, ताकि भारत और पाकिस्तान के संबंध थोड़े अच्छे हो सकें। इसलिए इनॉग्रेशन वाले दिन अटल जी खुद बस में बैठे और भारत की फिल्म इंडस्ट्री के कुछ नामी लोग जैसे देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, जावेद अख्तर को भी अपने साथ पाकिस्तान लेके गए, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच फिल्मों का ज्वाइंट प्रोडक्शन बढ़ सके। भारत के कलाकार पाकिस्तान की फिल्मों में काम कर सकें और पाकिस्तान के भारत में कर सकें। अब उस समय पाकिस्तान के वजीर आजम थे नवाज शरीफ। इस बस सर्विस से नवाज शरीफ भी बहुत खुश थे, इसीलिए तो बाघा बॉर्डर तक अटल जी को खुद रिसीव करने आए। दोनों साथ में लाहौर पहुंचे और वहीं लाहौर शांति समझौता भी साइन किया कि अब दोनों देश अमन और शांति से रहेंगे। अब देखो, 21 फरवरी 1999 को यह पूरा बस सर्विस वाला और लाहौर शांति समझौता पूरा हुआ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी इससे बहुत खुश थे। उन्होंने इसे सदाए सरहद नाम दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी थी ना, वो उन दिनों बहुत गलत आदमी के हाथों में थी। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी आर्मी का जनरल था। इसने उसी महीने घनघोर सर्दी के दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। अब ऐसा कर इसलिए पाए क्योंकि सर्दी के दिनों में इन पहाड़ियों में भीषण बर्फबारी होती है, तो जो दोनों देशों की सेनाएं हैं ये अपनी अपनी चौकियों को कुछ महीने के लिए छोड़कर पहाड़ियों से नीचे आ जाते हैं और फिर जब बर्फ हट जाती है तो फिर से अपनी अपनी चौकियों पर जाकर तैनात हो जाते हैं। लेकिन इसी गैप को देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल की पहाड़ियों पर जो इंडियन आर्मी की चौकियां थी ना, उन पर कब्जा कर लिया। कुछ महीनों के बाद जैसे ही बर्फ कम होती है ना, तो पहले भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे इन पहाड़ियों पर अपनी बकरियां भेड़ चराने चले जाते हैं। इन्होंने देखा कि जिन चौकियों में इंडियन आर्मी के जवान बैठा करते थे उन्हीं में पाकिस्तानी वर्दी पहने हुए और पाकिस्तानी झंडा लगाए हुए पाक आर्मी के सैनिक बैठे हैं। चरवाहों को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी और पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद इन्होंने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को यह बात बताई। जब आर्मी वालों ने अपने लेवल पर चेक किया तो उन्हें भी दिखा कि इंडियन आर्मी की चौकियों पर पाकिस्तानी जवान बैठे हैं। तुरंत ऊंचे अफसरों तक इस बात को पहुंचाया गया और जैसे ही प्रधानमंत्री अटल जी को इस बात का पता चला, वो एकदम से आहत हो गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा भोंका है, पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा। अटल जी ने उसी दिन प्रधानमंत्री आवास के साउथ ब्लॉक में बने PMO के एक बड़े से हॉल में देश के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की मीटिंग रखी, जैसे प्रधान सचिव और NSA का काम कर रहे ब्रजेश मिश्रा जी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, विदेश मंत्री जसवंत सिंह और गृह मंत्री आडवाणी जी के साथ देश की तीनों सेनाओं के
प्रमुख अधिकारियों को इस मीटिंग में शामिल किया गया। रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट फाइलों को पढ़ के पहले तो इस घटना का सत्यापन किया गया कि क्या सच में पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी चौकियों पर कब्जा किया है या नहीं। जब कंफर्म हो गया कि हाँ ऐसा हुआ है, तब रक्षा मंत्रालय ने डीजीएमओ एनसी विज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को इस घटना की जानकारी देने का आदेश दे दिया। देश दुनिया को जैसे ही इसके बारे में पता चला, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पता है क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था, और जब दो परमाणु शक्तियों के बीच टेंशन होती है ना, तो पूरी दुनिया तनाव में आ ही जाती है। भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी और कहा कि भारत हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। कारगिल पर जिन लोगों ने कब्जा किया है वो पाकिस्तानी आर्मी नहीं, बल्कि कश्मीर को आजादी दिलाने वाली कश्मीर के ही लड़के मुजाहिदीन लोग हैं। पाकिस्तान के ऐसे बयान के बाद कुछ लोग भारत पर ही सवाल उठाने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर के लड़कों ने ही कारगिल पर कब्जा कर लिया है। अटल जी ने रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को कहा कि शाम तक 100% कंफर्मेशन चाहिए कि कारगिल पर घुसपैठ किसने की है। रॉ चीफ ने उसी शाम पीएमओ में एक फाइल सौंपी जिसमें डिटेल में लिखा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कारगिल की पहाड़ियों में इंडियन आर्मी की चौकियां हैं, लेकिन बर्फबारी के सीजन में इंडियन आर्मी उन चौकियों को छोड़कर नीचे आ जाती है और पाकिस्तानी आर्मी की एक बटालियन NLI नॉर्दर्न लाइट इनफ्रंट के 1000 के आसपास सैनिकों ने कारगिल की उन पहाड़ियों में इंडियन आर्मी की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यह बात 100% कंफर्म है कि ये सैनिक पाकिस्तानी आर्मी के ही हैं, कोई कश्मीरी मुजाहिदीन नहीं है। बात कंफर्म होते ही पीएमओ में एक और मीटिंग रखी गई जिसमें इन घुसपैठियों को हटाने के लिए ऑपरेशंस पर डिस्कशन हुआ। आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक ने बताया कि हम ऑपरेशन विजय के तहत द्रास, बटालिक, मशकोह, टाइगर हिल पर चढ़कर बोफोर्स तोपों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देंगे। नेवी चीफ एडमिरल सुशील कुमार ने कहा कि हम नेवी की ताकत से कराची पोर्ट का आवागमन लगभग ठप कर देंगे ताकि पाकिस्तान को विदेशों से आपूर्ति ना मिल सके और अंदर ही अंदर पाकिस्तान दम तोड़ दे। एयर चीफ मार्शल अनिल टिप्पणीस ने कहा कि हम ऑपरेशन सफेद सागर चलाएंगे जिसमें मिग 21 एंड 27 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से बम्बार्डिंग करके दुश्मनों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन ऑपरेशन सफेद सागर के लिए मुझे सरकार से 2 परमिशन चाहिए। पहला तो ये कि ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान भारतीय वायुसेना को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना पड़ सकता है, इसके लिए लिखित परमिशन चाहिए। और दूसरा, अमेरिका के पास जो जीपीएस सिस्टम है हमें वो कुछ देर के लिए चाहिए जिससे हम दुश्मनों पर सटीक निशाना लगा पाएंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एयरफोर्स की एलओसी पार करने वाली पहली मांग को तो तुरंत खारिज कर दिया कि कुछ भी हो जाए हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर रहकर ही इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। और जीपीएस के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका में बात की तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया कि हम अपना जीपीएस सिस्टम नहीं देंगे। इसकी वजह यह थी कि एक तो अभी हमने कुछ दिन पहले परमाणु परीक्षण किया था, इसकी वजह से दुनिया भर के कई देश चिढ़ गए थे, अमेरिका ने ढेर सारे सैंक्शन लगा दिए थे। और दूसरा ये कि अगर हम जीपीएस दे देते हैं तो पाकिस्तान भी मांगेगा और दोनों में भीषण युद्ध जारी हो जाए। इसलिए अमेरिका ने भारत को जीपीएस देने से साफ मना कर दिया। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। उन्होंने जीपीएस के लिए मना तो कर दिया, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि भारत शांत तो नहीं बैठेगा, ये दोनों देश कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। इसलिए बिल क्लिंटन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को आदेश दिया कि पता करो भारत पाकिस्तान में क्या चल रहा है। CIA ने जो रिपोर्ट सौंपी ना, उसने तहलका मचा दिया। बिल क्लिंटन ने तुरंत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को व्हाइट हाउस बुलाया और कहा कि ये जो तुम्हारा आर्मी चीफ है ना, ये परमाणु हथियार एक्टिवेट कर रहा है भारत पर हमला करने के लिए। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं भले ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर दरअसल चल क्या रहा है। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को समझाया कि तुम्हें पता है ना, अटल जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, इसलिए अगर तुम लोगों ने भारत पर परमाणु हमला किया तो भारत का तो थोड़ा ही नुकसान होगा, लेकिन तुम्हारा पूरा देश साफ हो जाएगा। नवाज शरीफ व्हाइट हाउस में बैठकर चुपचाप बिल क्लिंटन की बात सुन रहा था और सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे सच में नहीं पता कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। और यहां भारत में तीनों सेनाओं ने बिना जीपीएस के अपने ऑपरेशंस को अंजाम देना शुरू कर दिया। जो काम केवल 2 दिन में हो जाना था, जीपीएस ना होने की वजह से उसी काम में 60 दिन लगे। लेकिन भारतीय सेनाओं ने पूरी कारगिल की पहाड़ियों को घुसपैठियों से साफ कर दिया। और वहीं 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाया। इन 60 दिनों में भारत को अपने 527 वीर जवानों की शहादत देनी पड़ी और इससे ज्यादा पाकिस्तानी जवान कारगिल युद्ध में मारे गए। कुछ तो एलओसी के उस तरफ भाग गए, लेकिन
कुछ LOC के इस तरफ ही मारे गए। भारत सरकार ने युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान को कहा कि आप अपने जवानों के शव ससम्मान ले जाएं और उनका अंतिम संस्कार अपने धार्मिक रिचुअल्स के हिसाब से कर दें, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने यह स्वीकार करने से ही मना कर दिया कि ये जो डेड बॉडी हैं वो हमारे सैनिक नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने ढेर सारे सैकड़ों सबूत भी दिए। उनके पॉकेट से जो ID कार्ड्स बरामद हुए उनमें उनका नाम और पाकिस्तानी आर्मी की मुहर तक लगी थी। इसके बाद भी पाकिस्तान की सरकार ने उन शवों को लेने से रिफ्यूज कर दिया। फिर भारतीय सेना ने लगभग 450 पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों के शवों को स्थानीय मौलवियों की मदद से धार्मिक रिचुअल्स के साथ LOC के पास दफनाया। और दोगलापन तो देखो, ठीक 7 साल के बाद 2006 में परवेज मुशर्रफ ने एक किताब लिखी, अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर ए मेमोयर में सारे खुलासे किए कि हमने कैसे कारगिल पर कब्जा किया, कैसे वहां से भागे, कैसे 375 डेड बॉडी को एक्सेप्ट करने से हमने मना किया, जिसकी वजह से उन सैनिकों के परिवार वालों का और विपक्षी पार्टियों का विरोध झेलना पड़ा। ये सारी बातें परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में खुद लिखा। अब आते हैं उस मेन बात में जो हमने सबसे पहले की थी कि 1999 में अमेरिका ने GPS देने से मना कर दिया, तो भारत सरकार ने इस बेइज्जती के बाद क्या किया। तो देखो, युद्ध खत्म होते ही अटल जी ने एक समिति बनाई, कारगिल समीक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष जाने माने रणनीतिकार के सुब्रमण्यम बनाए गए। के सुब्रमण्यम ने गहन समीक्षा करके देश को कुछ सुझाव दिए। पहला सुझाव तो यह दिया कि देश में NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और CDS जैसे पदों की तुरंत स्थापना की जाए, और इसी कमेटी की समीक्षा के बाद देश के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए वही प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा जी। दूसरा सुझाव इन्होंने दिया कि जो भारत का खुफिया तंत्र है, जांच एजेंसियां हैं, इनके बीच कोऑर्डिनेशन थोड़ी और अच्छा हो, ताकि आगे 1000 से ज्यादा सैनिक कहीं घुस जाएं और भारत में किसी को पता ही न चले, बकरी चराने वाले चरवाहों के द्वारा पता चले, ऐसा ना हो। और तीसरा सुझाव इन्होंने दिया कि भारत को सैटेलाइट इमेजिनरी और GPS टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज उस बेइज्जती को 27 साल हो गए हैं और मैं बिना किसी लाग लपेट के कह सकता हूं कि आज भी भारत के पास अपना GPS नहीं है। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है जिसका नाम उस समय रखा गया था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसकी रेंज ये थी कि भारत की बाउंड्री के अंदर कोऑर्डिनेट्स ये बता सकता है। फिर इसे थोड़ी और अपडेट किया गया और इसका नाम नाविक कर दिया गया, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सुलेट। इसमें यह अपग्रेड हो गया कि भारत की जो सीमा है उससे 15 किलोमीटर तक हम निगरानी रख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। और एक टेक्नोलॉजी और बनी है गगन नाम से, जो अभी उतनी अपग्रेडेड नहीं है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस टेक्नोलॉजी की मदद से थोड़े बहुत प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहा है। बस मेरा साफ मानना यह है कि भारत को तुरंत अपना GPS बनाने की जरूरत है, क्योंकि GPS अब आजकल केवल युद्ध में काम नहीं आएगा। हमारे देश में जितनी भी ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही हैं ना, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनियां आज भी अमेरिका का GPS, गूगल मैप इस्तेमाल कर रही हैं। अगर भारत के पास अपना GPS हो जाएगा तो हमें रोजमर्रा की चीजों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। शुक्रिया।